मोहिनी का बुखार से तप रहा था। उसकी तबीयत आज बहुत ख़राब हो रही थी। ऊपर से रसोई की जिम्मेदारी, अब चाहे घर में कोई हो या ना हो, पर खाना बनाने की जिम्मेदारी तो घर की औरतों की ही होती है। किसी तरह सब्जी चलाई जा रही थी, तभी उसका देवर राजन वहाँ पानी पीने आया। उसने मोहिनी के हाव भाव देखे तो उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, भाभी आपको तो तेज बुखार है। हाँ, मोहिनी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। सुबह कुछ नहीं था, दोपहर से अचानक बहुत बुखार तेज हो गया है। भैया को बताया? राजन ने मोहिनी से पूछा। नहीं, वे तो परसों आने ही वाले हैं, वैसे भी बेकार परेशान होंगे। आज तो रात हो ही गई, बस कल की बात है। अरे लेकिन राजन की फिक्र कम नहीं हुई थी, मगर मोहिनी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मामूली बुखार ही तो है, तुम जाकर पढ़ाई करो, खाना बनते ही बुला लूँगी। मोहिनी की नकल उतार कर चिढ़ाते हुए राजन ने उसके हाथ से बेलन छीना और बोला, लाइए मैं बना देता हूँ, आप जाकर आराम कीजिए। ना, लेट गई तो मैं और बीमार हो जाऊंगी। मोहिनी बैठने वालियों में से नहीं थी। वो बोली, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं, और वे दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। मोहिनी का पति विजय कंपनी के किसी काम से 3 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। वह कर्मचारी तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बॉस का भरोसेमंद था, सो किसी भी काम के लिए वे उसे ही भेजते थे। मोहिनी का 21 साल का देवर राजन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। विजय जैसा प्यार करने वाला पति पाकर मोहिनी भी खुश रहती थी। कुछ पति की तनख्वाह और कुछ वह खुद जो निजी स्कूल में पढ़ाती, दोनों से मिलाकर घर का खर्च अच्छे से निकल आता था। सास ससुर गांव में रहते थे। देवर राजन अपनी पढ़ाई के चलते उनके साथ ही रहता था। ज़िंदगी में कमी थी तो बस यही कि खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी के 10 सालों के बाद भी उनकी कोई औलाद नहीं थी। अब मोहिनी 35 साल की हो चुकी थी। अपनी हम उम्र बाकी टीचरों को उनके बच्चों के साथ देखती तो न चाहते हुए भी उसे रोना आ ही जाता। वह अपनी डायरी के पन्ने इसी पीड़ा से रंगती जाती। मोहिनी को डायरी लिखने का बड़ा शौक था। वो अपने दिल के हाल उस डायरी को ही सुनाती। रोटियां बन चुकी थीं। राजन ने उसे कुर्सी पर बैठने को बोला और सामान समेटने लगा। मोहिनी ने सिर पीछे की ओर टिकाया और आंखें बंद कर ली। वातावरण एकदम शांत था। तभी वहाँ पर वही तूफान फिर से गरजने लगा, जिसका शोर मोहिनी आज तक नहीं भाप पाई थी। राजन की गर्दन धीरे से मोहिनी की ओर घूम चुकी थी। वह कनखियों से मोहिनी की फिटिंग वाली समीज में कैद उसके उभारों को देखने लगा था। मोहिनी की सांसों के साथ जैसे जैसे वे ऊपर नीचे होते, वैसे वैसे राजन के अंदर का शैतान जागता जाता। हो गया सब काम। बर्तनों की आवाज़ बंद होकर मोहिनी ने अचानक पूछते हुए अपनी आंखें खोल दी। राजन हकबका गया और बोला, हाँ भाभी, बस हो ही गया। कहकर राजन ने जल्दी जल्दी बाकी काम निपटाया और खाने की चीज़ों को उठाकर मेज पर ले गया। मोहिनी ने मुश्किल से 2 रोटियां खाईं, वह भी राजन की जिद पर। वह ज़बरदस्ती सब्जी उसकी प्लेट में डाल दे रहा था। खाने के बाद मोहिनी सोने जाने लगी तो राजन बोला, भाभी 15 मिनट के लिए आगे वाले कमरे में बैठिए ना, मैं आपके लिए दवा ले आता हूँ। अरे नहीं, रात भर में उतर जाएगा। मोहिनी ने मना किया, लेकिन राजन कहाँ मानने वाला था। मैं पास वाले केमिस्ट से ही दवा लेकर आ रहा हूँ भाभी, जहाँ से आप मंगाती हैं हमेशा। दरवाज़ा बंद कर लीजिए, मैं अभी आया, कहता हुआ वह निकल गया। मोहिनी ने दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर पैर ऊपर करके बैठ गई। राजा ने तय कर लिया था कि आज तो वह अपने मन की करके ही रहेगा। इस बीच केमिस्ट की दुकान आ गई। क्या बात है राजन बाबू? केमिस्ट ने राजन को खोया सा देखा तो पूछा। राजन का ध्यान वापस दुकान पर आया। दवा चाहती थी, उसने जवाब दिया। अबे तो यहाँ क्या मिठाई मिलती है? केमिस्ट उसे छेड़ते हुए बोला। वह उसका पुराना दोस्त था। राजन मुस्कुरा उठा और कहा, अरे जल्दी देना। बड़बड़ाते हुए केमिस्ट ने हैरत से उसकी ओर देखा और कौन सी दवा चाहिए तो बता। राजन को याद आया कि उसने तो सचमुच कोई दवा मांगी ही नहीं है। उसने ऐसे ही बोल दिया, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, ज़रा नींद की गोली देना। नींद की गोली? बुखार के लिए? सोचते हुए केमिस्ट ने उसे देखा। वह खुद भी मोहिनी के हुस्न का दीवाना था। हमेशा उसके बारे में चटकारे ले लेकर बातें किया करता था। उसने राजन के मन की बात ताड़ ली। ऐसी बातों का उसे बहुत। उसने नींद की गोली के साथ बुखार की भी दवा दे दी। राजन ने लिफाफा जेब में रखा और तेजी से वापस चलने को हुआ कि तभी केमिस्ट चिल्लाया, अरे भाई, खुराक तो सुन ले। राजन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह काउंटर पर आया।
केमिस्ट ने उसे डोज बताई और आंखें मारते हुए बोला, यह नींद वाली 1 से ज़्यादा मत देना, टाइट चीज़ है। अबे क्या बकवास कर रहा है? राजन के मन का डर उसकी जबान से बोल पड़ा। उसकी तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हालत हो गई थी। वह जाने लगा। केमिस्ट राजन के मज़े लेते हुए पीछे से कह रहा था, अगली बार हमको भी याद रखना दोस्त। राजन अपनी धुन में उसको अनसुना करता हुआ आगे बढ़ गया। घर लौटने पर डोरबेल बजाते ही मोहिनी ने दरवाज़ा खोल दिया और बोली, यहीं बैठी थी मैं, इतना लगातार डोरबेल क्यों बजा रहे हो? जी भाभी, आइए अंदर चलिए, राजन ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। राजन को ये सब करके डर भी लग रहा था। मोहिनी अपने कमरे में आकर लेट गई। राजन ने उसे पहले बुखार की दवा दी। मोहिनी दवा लेकर सोने के लिए लेटने लगी तो राजन ने उसे रोका। भाभी, अभी एक दवा बाकी है। कितनी मेडिसिन सारी ले आए भैया आप? मोहिनी ने थकी आवाज़ में बोला और बाम लेकर माथे पर लगाने लगी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। भाभी दीजिए, मैं लगा देता हूँ, कहकर राजन ने उससे बाम की डब्बी ले ली और उसके माथे पर मलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने मोहिनी को नींद वाली गोली भी खिला दी और लिटा दिया। राजन मोहिनी का माथा दबाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने जानने के लिए कि मोहिनी पर दवा का असर हुआ है कि नहीं, मोहिनी को आवाज़ दी, भाभी सो गई क्या आप? कोई जवाब नहीं मिला। राजन ने उसके चेहरे को हिला डुला कर भी देख लिया। कोई हरकत ना पाकर वह समझ गया कि रास्ता साफ हो चुका है। भाभी गहरी नींद में सो चुकी हैं। राजन की कनपट्टियों में खून तेजी से दौड़ने लगा। वह बत्ती जलती ही छोड़ मोहिनी के ऊपर मर्यादा के आवरण प्याज के छिलकों की तरह उतरते चले गए। कमरे में आए भूचाल से मेज पर रखी विजय मोहिनी की तस्वीर गिर कर टूट गई। अब सब कुछ शांत होने पर राजन थक कर चूर चूर होकर मोहिनी के बगल में लेट गया। बस अब बुखार उतर जाएगा भाभी जी, इतना पसीना जो निकलवा दिया मैंने आपका। राजन बेशर्मी से बड़बड़ाया और मोहिनी की कुछ तस्वीरें खींचने के बाद उसे कपड़े पहना दिए। मोहिनी अब तक धीमे धीमे करा रही थी। राजन पलंग से उतरा और खुद भी कपड़े पहनने लगा। तभी उसकी नज़र आधी खुली दराज पर गई। भूल से मोहिनी ने अपनी डायरी उसी में छोड़ी हुई थी। राजन ने उसे निकाला और कपड़े पहनते पहनते उसके पन्ने पलटने लगा। अचानक एक मेज पर जाकर उसकी आंखें अटक गई। वह अभी अपनी कमीज के सारे बटन भी बंद नहीं कर पाया था, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं रही। वह बिना पलक झपकाए उस पन्ने में लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। उसमें मोहिनी ने लिखा था, बस अब बहुत रो लिया, बहुत दुख मना लिया औलाद के लिए। मेरा बेटा मेरे पास था और मैं उसे पहचान भी नहीं पाई। जब से मैं यहाँ आई उसे बच्चे के रूप में देखा, तो आज अपनी कोख के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों? मैं बहुत जल्दी राजन को कानूनी रूप से गोद लूँगी। राजन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह सिर पकड़ कर वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। फिर भागकर मोहिनी के पैरों को पकड़कर अपना माथा उसे रगड़ते हुए रोने लगा। भाभी मुझे माफ़ कर दो। यह क्या हो गया मुझसे? अचानक राजन का ध्यान मोहिनी के बिखरे बालों पर गया। उसने जल्दी से ज़मीन पर गिरी उसकी हेयर क्लिप उठाई और मोहिनी का सिर अपनी गोद में रखकर बालों को संवारने लगा। वह किसी मशीन की तरह सब कुछ कर रहा था। हेयर क्लिप अच्छे से उसके बालों में लगाकर राजन उठा और घर से निकल गया। अगली सुबह तकरीबन 8 बजे मोहिनी की आंखें खुली। उसका सिर अभी तक भारी था। घर में भीड़ लग चुकी थी। एक आदमी ने आखिरकार बोल ही दिया, देवर भाभी के रिश्ते पर भरोसा करना ही पागलपन है। मोहिनी के सिर में जैसे करंट लगा। वह सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। उधर पुलिस को उस केमिस्ट ने सारी बात बता दी थी, लेकिन सारा इल्ज़ाम मोहिनी पर ही लगा। तभी इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया और बताया, आपके देवर राजन की लाश पास वाली नदी से मिली है। उसने रात को खुदकुशी कर ली। मोहिनी का कलेजा मुंह को आने लगा। वह हड़बड़ा कर पलंग से उठी, लेकिन लड़खड़ा कर गिर गई। मोहिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजन अभी रात में ही तो ठीक था और अब अचानक उसने ऐसा क्यों किया। मोहिनी का पूरा शरीर दर्द हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसके साथ कुछ तो हुआ है। तभी एक महिला सिपाही ने राजन के मोबाइल में कैद मोहिनी की कल रात वाली तस्वीरें उसे दिखाई और कड़क कर पूछा, कल रंगरलिया मनाते मनाते ऐसा क्या कह दिया लड़के से तूने जो उसने अपनी जान दे दी? तस्वीरें देखकर मोहिनी हैरान रह गई। अपनी शारीरिक हालत से उसे ऐसे ही किसी घटना का शक तो हो रहा था, लेकिन दिल अब तक मानने को तैयार नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने उस महिला सिपाही को अभी कुछ न पूछने का इशारा किया और बाकी औपचारिकताएं पूरी कर वहां से चला गया।
आसपास के मोहल्ले मोहल्ले वाले सबके सब मोहिनी को ही गाली दे रहे थे। धीरे धीरे औरतों की भीड़ भी छटती गई। विजय का फ़ोन आया था कि वह आ रहा है, घबराए नहीं, लेकिन मोहिनी बस सुनती रही। उसकी सुनी आंखों के सामने राजन का बचपन चल रहा था, जब वह नई नई इस घर में आई थी। दोपहर तक विजय लौट आया और भागते हुए मोहिनी के पास कमरे में पहुंचा। वह पत्थर की मूर्ति की तरह अभी भी पलंग पर बैठी सुनने में ताक रही थी। विजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन मोहिनी का शरीर एक ओर लुढ़क गया। मोहिनी मोहिनी चीखता हुआ विजय उसे झकझोरे जा रहा था, पर मोहिनी कभी न जागने वाली नींद में सो चुकी थी। मोहिनी ने कभी सोचा भी न था कि जिस देवर को वो अपनी औलाद समझती थी, आखिर उसी ने ऐसा क्यों किया उसके साथ। मोहिनी यह सदमा बर्दाश्त न कर सकी और मर गई। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।